स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल चालाक लोमड़ी। आखिरकार मिश्रित मुकाबले का दिन आ ही गया। टूर्नामेंट की सबसे धुरंधर चीनी टीम ने बाकी दो देशों इंग्लैंड और ग्रीस की पवित्र रोशनी में अपनी चमक खो दी थी। यह मैच पिछले राउंड की तरह उसी स्टेडियम में नहीं आयोजित किया गया था, बल्कि ट्रेजर हंट के समान एक सीमित स्थान में आयोजित किया गया था। सीमित स्थान एक युद्ध क्षेत्र था जिसे अंतरिक्ष और पृथ्वी एलिमेंटों के साथ एक कलाकार ने बहुत समय पहले बनाया था। युद्ध क्षेत्र की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर थी। यह एक तेज धारा वाली नदी द्वारा विभाजित था, जिसके दोनों ओर पुराने पेड़ थे। पेड़ औसतन 50 मीटर से अधिक ऊंचे थे और घनी छतरी मूल रूप से हवा में एक और भूभाग थी। जंगल के बाद दूर एक पहाड़ी क्षेत्र था, जिसकी ढलानें और भी अधिक तीव्र थी, जिसके अंत में एकदम सीधी ऊंची चट्टानें थी, मानो पूरा स्थान बांधों के घेरे से घिरा हुआ हो। दर्शकों के लिए चट्टानों पर सीटें लगाई गई थी, जिससे वे युद्ध के मैदान को काफी ऊंचाई से देख सकते थे। सच तो यह है कि युद्ध का मैदान भी जंगल जैसा ही था। यहाँ तक कि जो लोग बेहतरीन दृष्टि के साथ सीट पाने में कामयाब रहे, वे भी मैच को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। विभिन्न देशों के अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर लंबे समय से बैठे हुए थे, जबकि टिकट खरीदार प्रवेश करने वाले लोगों ने दूर तक देखने में मदद करने के लिए सभी प्रकार के इक्विपमेंट तैयार कर रखे थे। लोग उत्साहित थे, मिश्रित युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। छात्र अपने आरक्षित क्षेत्रों में थे। टीमों को चट्टानों से बाहर निकलने वाले अवलोकन डेक पर आवंटित किया गया था। प्रतिभागियों और उनके सलाहकारों को अवलोकन डेक पर रहने की व्यवस्था की गई थी, और जब समय आता था तो सहायक न्यायाधीश उन्हें संकेत देते थे। अवलोकन डेक अलग अलग कोनों में स्थापित किए गए थे। सदस्य दूर से देखकर यह देख पा रहे थे कि अन्य दो टीमें कहां थीं। युद्ध का मैदान काफी बड़ा था और मैच के लिए जादुई अवरोध स्थापित करना अनावश्यक था। युद्ध के मैदान और दर्शकों की सीटों की ऊंचाई के मामले में 90 मीटर की दूरी थी। युद्ध के मैदान के चारों ओर की शानदार चट्टानें पहले से ही एक ठोस अवरोध थी। आयोजक ने दर्शकों को उचित रूप से आवंटित किया था। अगर ऊर्जा का कोई विस्फोट उनके रास्ते में आ रहा था तो आयोजकों द्वारा नियुक्त लोग हस्तक्षेप करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। दूसरी ओर युद्ध के मैदान के आकार के कारण सहायक जजों को समय पर हस्तक्षेप करने में परेशानी होगी। सहायक जजों को शायद यह भी पता न हो कि छात्र कहाँ है। मिश्रित युद्ध में 12 सहायक निर्णायक होते थे। वे लड़ाई में हस्तक्षेप किए बिना युद्ध के मैदान में घूमते रहते थे। वे लड़ाई पर नजर रखते थे और अगर उन्हें लगता था कि कोई छात्र जीवन के लिए खतरे में है तो वे तुरंत उसकी मदद करते थे। छात्रों की सुरक्षा के लिए 12 सहायकों जजों की नियुक्ति के अलावा प्रत्येक प्रतिभागी को वेनिस की एक रिंग भी दी गई। वेनिस की अंगूठी एक उत्कृष्ट कृति थी जिस पर वेनिस के हर फौज मास्टर को गर्व था। ये अंगूठियां इसलिए उत्कृष्ट थी क्योंकि वे स्वचालित रूप से एक्टिवेट हो जाती थी। ये अंगूठियां अपने धारक के खतरे का विश्लेषण करने में सक्षम थी। यदि अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं था और उस व्यक्ति को लक्षित करने वाले स्पिलों का नुकसान बेहद अधिक था, तो अंगूठी मान लेती थी कि धारक खतरे में है और धारक की रक्षा के लिए वाटर शील्ड को बना लेती थी। हालांकि यदि रिंग ऑफ वेनिस एक्टिवेट हो जाए तो इसे पहनने वाले प्रतिभागी को मैच से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वेनिस की अंगूठी एक महान आविष्कार था। देश लंबे समय से इसे बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन क्योंकि वेनिस की अंगूठी बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी, इसलिए जादुई अंगूठी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना असंभव था। अन्यथा हंटर जो अपना अधिकांश समय जंगल में बिताते थे, वे वेनिस की अंगूठी पर एक भाग्य खर्च करने को तैयार होते। क्या तुमने सुना? अगर हम मैच हार भी जाते हैं तो भी हमें ये अंगूठियां पुरस्कार के तौर पर रखने की अनुमति है। वे इन्हें वापस नहीं लेंगे। आहन ने उत्साह से अंगूठी के साथ खेला। यह एक अच्छा सांत्वना पुरस्कार है। यह हमारे जीवन की रक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, जियांग ने टिप्पणी की। क्या आप दोनों में थोड़ा और आत्मविश्वास है? टॉप 3 टीमों के पुरस्कार की तुलना में यह अंगूठी बेकार है, आदर्श झपट मारा।
वेनिस की अंगूठी वास्तव में मूल्यवान थी, लेकिन जब भी आदर्श भगवान की मोहर के आशीर्वाद के बारे में सोचता था या जादुई इक्विपमेंटों के पूरे सेट के बारे में सोचता था तो जो उन्हें एक अतिरिक्त स्पिल प्रदान कर सकते थे, तो वेनिस की अंगूठी उसकी तुलना में बेहद साधारण लगती थी। आप लोग बस परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करें। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सलाहकार जितेश ने कहा। अन्य सलाहकारों ने छात्रों को मैच के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्णय लेने देने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि सलाहकार जितेश ने उनके साथ किसी प्रकार की निरर्थक रणनीति पर चर्चा करने की जहमत नहीं उठाई। प्रतिभागियों, अपनी स्थिति में रहो, मैच अब शुरू होता है। युद्ध के मैदान के ऊपर आकाश में एक शानदार प्रकाश स्पिल फेंका गया, जो संकेत था। प्रकाश नदी, छतरी और पहाड़ी क्षेत्र पर फैल गया। इस बार चीनी टीम ने अपना सबसे मजबूत फॉर्मेशन भेजा था। आदर्श और वेद दोनों शुरुआती सदस्यों में से थे, जबकि नंदिनी को छठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि वह जरूरत पड़ने पर बैकअप प्रदान कर सके। शुरुआती सदस्यों में आदर्श, वेद, अनिकेत, शिवांगी और आहन शामिल थे। वे पांचों वास्तव में बेहद मजबूत थे। पांचों लोग पहाड़ी क्षेत्र और जंगल की सीमा के करीब थे। वे जंगल में चले गए, जबकि अनिकेत छतरी के नीचे रहकर अन्य दो टीमों पर नजर रख रहा था। इंग्लैंड और ग्रीस दोनों ही नदी और जंगल के बीच में है। अगर हम इसी गति से चलते रहे तो हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे, अनिकेत ने नीचे से आवाज लगाई। तो फिर चलो चलते हैं, छिपने की जरूरत नहीं है, हम उनका सीधा सामना करेंगे, आदर्श ने कहा। पांचों ने नदी की ओर अपना रास्ता बनाया। तीनों टीमें मजबूत देशों से थीं, इसलिए टीम के लिए कमजोरी का संकेत दिखाना अनुचित था। मिश्रित लड़ाई में जीतने के लिए उन्हें अपनी गति बनाए रखनी थी। वे शीघ्र ही नदी पर पहुंच गए। पहली टीम जिससे वे टकराए वो अंग्रेजी टीम नहीं बल्कि ग्रीक टीम थी। ग्रीक टीम चीनी टीम से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उन्होंने तुरंत अटैक नहीं किया और काफी संयमित दिख रहे थे। आदर्श ने तुरंत ग्रीक टीम में आशा रुया को देखा। टूर्नामेंट में भी महिला अभी भी एक पवित्र फिर भी आकर्षक पोशाक पहने हुए थी। अगर आदर्श ने नहीं देखा होता कि आशा रुया कितनी पागल हो सकती है, तो वह मानता कि वह देवी की भूमिका के लिए एक पवित्र उम्मीदवार थी, जैसे कि हर कोई। आदर्श ने आशा रुया के साथ नजरें मिलाई। महिला उसे आंख मारती रही, मानो वह उसके साथ फ्लर्ट करी और उसके अभेद्य दिल को छेड़ रही हो। जल्द ही इंग्लिश टीम आ गई, जिसका नेतृत्व उनका कैप्टन जोरो कर रहा था। गहरे हरे रंग के बाल और आंखों वाला एक आदमी। आदर्श को उस आदमी की सौम्य उपस्थिति के नीचे एक खतरनाक उपस्थिति का एहसास हो गया। आदर्श ने भी एलिन को देखा। वह हमेशा की तरह शांत और सुंदर थी। जब उसने आदर्श की निगाहें देखी तो उसने सिर हिला दिया। किसी कारण से आदर्श को एलिन की रूढ़िवादी निगाहों के सामने असहायता का एहसास हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? आहन ने अपनी बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर। वह बेहद दबाव में लग रहा था। वेद ने कहा, हम इंग्लिश टीम को लक्ष्य बनाएंगे। पक्का? हाँ। टीम ने अपना ध्यान अंग्रेजी टीम पर केंद्रित रखा, क्योंकि वे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब ग्रीक टीम ने तुरंत ही उनसे भी मुकाबला कर लिया। ऐसा नहीं था कि यूनानी टीम के किसी सदस्य ने सीधे चीनी टीम पर अटैक किया था, बल्कि एक बुलाया हुआ बीस्ट जो अंधकार की घातक ऑरा में लिपटा हुआ था, काला कवच पहने हुए था और एक विशाल काली तलवार लिए हुए था, यूनानी टीम की दिशा से सीधे उन पर अटैक कर रहे थे। आहन को ऐसा लगा जैसे जैसे ही उसने उस जीव को देखा उसका सिर फटने वाला था। क्या यह मौत का शूरवीर डार्क स्वॉर्ड मास्टर नहीं था जो मिस्र में पिरामिड की रखवाली कर रहा था? यह यहाँ क्यों दिखाई दिया? घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया और अपने पीछे मुरझाए हुए पौधों और गिरे हुए पत्तों का एक निशान छोड़ गया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने विशाल तलवार उठाई और अनिकेत पर वार किया, जो ऊंची जमीन से आसपास के माहौल को देख रहा था। तलवार से निकले काले ऑरा ने पेड़ों की पूरी कतार को चीर लिया। अनिकेत ने धीरे धीरे गिर रहे पेड़ों के बीच से छलांग लगाई। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अनिकेत पर अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाना जारी रखा। भयानक अटैकों ने प्राचीन पेड़ों को जमीन पर गिरने से पहले ही टुकड़ों में तोड़ दिया। अटैक करना! इस बीच इंग्लिश टीम ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया, यह देखते हुए कि ग्रीक टीम पहले ही दुश्मन से भिड़ चुकी थी। सबसे पहले अटैक करने वाला व्यक्ति हर्बर्ट था।
जो आदर्श से दुश्मनी रखता था, उसने प्लेमेंटिक रेस का इस्तेमाल किया। चीनी टीम पर हल्के तीर चलाए जिससे उसके सदस्य या तो अलग हो जाए या एक साथ रहने को मजबूर हो जाए। लानत है मुझ पर, दोनों टीमें हमें पहले बाहर करने के लिए एक साथ आई है, अहन ने अपने बचाव करते हुए कहा। हम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने वास्तव में हमारे खिलाफ मिलकर काम किया है। उन्होंने शुरू में दोनों शक्तिशाली टीमों के मैच निष्पक्ष मुकाबले का फैसला किया, लेकिन दोनों टीमों ने एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया। ऐसा लगा कि मैच की शुरुआत में ही चीनी टीम को निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चीनी टीम के समर्थकों ने चीनी टीम को स्थिति के बारे में चिंता करते हुए दोनों टीमों को कोसा। हे, क्या आप हैरान हो गए छोटे आदर्श? आशा रुया एक शाखा पर खड़ी थी और चमकती आंखों से आदर्श की ओर देख रही थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारी जैसी चालाक औरत की बातों पर यकीन करूंगा? आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो काफी शांत लग रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी दुम दबाकर यहां से भागने वाले हो। आशा रुया की मुस्कान बेहद अच्छी थी। यह शुद्ध और मासूम लग रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह आदर्श से उसका बदला लेने की कोशिश कर रही थी जिसने पहले उसका फायदा उठाया था। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है? भले ही आदर्श को पता था कि स्थिति टीम के पक्ष में नहीं थी और वे थोड़े समय के भीतर एक या दो सदस्य भी खो सकते थे, लेकिन यह चीनी टीम को तुरंत अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पीछे देखो। आशा रुया शांत रही। उसे अटैक करने की कोई जल्दी नहीं थी। आदर्श ने पलट कर देखा तो गहरे हरे बालों और आंखों वाला एक आदमी आ रहा था। यह स्पष्ट था कि वह आशा रुया के साथ मिलकर उसे घेरने की योजना बना रहा था। मुझे लगता है मैं तुम्हें खुद बाहर ले जा सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इसलिए आने के लिए कहा है। आशा रुया बेहद सुस्त लग रही थी, जैसे कोई महिला अभी अभी जागने के बाद अपने प्रेमी से प्यार से बात कर रही हो। कोई आदमी यह सुनकर शर्मिंदगी से लाल हो जाएगा। हालांकि आदर्श चालाक लोमड़ी के जाल में फंसने को तैयार नहीं था। उसने पलटकर जोरो की तरफ देखा जो टूर्नामेंट में पहली रैंक पर था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, अपनी पूरी ताकत से लड़कर जीवित रहने का रास्ता। क्या आप सभी को याद है कि मैंने क्या कहा था? आदर्श काफी शांत था, भले ही वह दो मजबूत विरोधियों से घिरा हुआ था। आदर्श स्पष्ट रूप से चालाक दुष्ट आशा रुया से बात नहीं कर रहा था, वो अपने साथियों से बात कर रहा था। वेद, अहान, शिवांगी, अनिकेत और अन्य लोगों को अभी भी आदर्श की कही बात याद है कि अगर वे खुद को सबसे खराब स्थिति में पाते हैं तो उनके पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इंग्लिश टीम के 500 सदस्य ग्रीक टीम से ज्यादा आक्रामक थे। वे अहान की डिफेंस पत्नी को अपने विनाशकारी स्पिल से ध्वस्त करते रहे। अहान ने भी अपनी ताकत को बरकरार नहीं रखा और टीम को हमलों से बचाने के लिए अपने सभी मैजिक इक्विपमेंटों और स्पिलों का इस्तेमाल कर दिया। अंग्रेजी टीम के हमलों का प्रतिरोध करते हुए वेद, शिवांगी, अनिकेत ने तुरंत ग्रीक टीम के सदस्यों पर अटैक किया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे मजबूत स्पिलों का इस्तेमाल किया और एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वे मैच जीतने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मन को घायल करने का लक्ष्य बना रहे थे। आदर्श ने भी यही किया। हालांकि जोरो को टूर्नामेंट में सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन वह वास्तव में एक शुद्ध विनाशकारी मैजिशियन नहीं था। यह असंभव था कि वह आदर्श को कम समय में हरा सके। आदर्श ने एक पागल कुत्ते की तरह आशा रुया पर अटैक कर दिया, मानो वह जोरो के अस्तित्व की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा हो। शुरुआत में ग्रीक टीम अभी भी अपनी स्थिति बनाए रख सकती थी। आखिरकार वे एक शक्तिशाली टीम थे। हालांकि कुछ राउंड के बाद उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अंग्रेजी टीम और ग्रीक टीम दोनों ही चीनी टीम से भिड़ रहे थे, लेकिन चीनी टीम के सदस्य ग्रीक टीम से बेखौफ होकर लड़ रहे थे। वे ग्रीक टीम को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए अयोग्य घोषित होने का जोखिम उठाने को तैयार थे। चीनी टीम अपनी इच्छा अनुसार मैजिक इक्विपमेंटों का उपयोग कर रही थी, इसलिए ग्रीक टीम को भी अपने मैजिक इक्विपमेंटों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मैजिक इक्विपमेंट्स मैच में एक उपभोग्य वस्तु की तरह थे, क्योंकि एक बार उनका उपयोग हो जाने के बाद वे मैच के बाकी समय के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। दोनों टीमों के चीनी टीम को बाहर करने पर सहमत होने के बावजूद ग्रीक टीम ही एकमात्र ऐसी टीम थी जो इसकी कीमत चुका रही थी, इस हद तक कि उनकी टीम के किसी सदस्य को भी अयोग्य घोषित किए जाने का जोखिम था। कुछ ही समय बाद ग्रीक टीम को एहसास हो गया कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी। आशरुया ने जोर से सांस ली। उसने खुद को आदर्श के अटैकों से कुछ देर के लिए मुक्त किया और जोरों को घूरते हुए कहा, उसे बिजी रखो। मैं योजना बना रहा हूं, लेकिन वो मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है, जोरो ने असहाय होकर कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमें लड़ने दे रहे हैं? आशरुया आसानी से बता सकती थी कि जोरो स्पष्ट रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहा था। आदर्श सिर्फ आशरुया को निशाना बना रहा था, इसलिए जोरो सिर्फ एक तमाशा देखने के लिए तैयार था। अगर आशरुया घायल हो जाती तो या कोई महत्वपूर्ण मैजिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लेती तो जोरो के लिए बाद में उससे लड़ना आसान हो जाता। जोरो को यह भी पता चला कि आदर्श अकेला नहीं था जो ग्रीक टीम को निशाना बना रहा था। चीनी टीम के बाकी सभी सदस्य भी ग्रीक टीम पर पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। जब चीनी टीम के हथियारे मैजिशियन को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो वह एक ग्रीक टीम के हीलर को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा। ग्रीक टीम का हीलर अभी भी मैच में था, फिर भी उसे अपनी चोटों से पूरी तरह से उबरने में कुछ समय लगेगा, इससे उसका प्रदर्शन काफी कमजोर हो जाएगा। आदर्श, क्या तुम पागल हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? आशरुया ने बेचैनी से विरोध किया। बहुत हो गई बात, इसे खाओ चालाक छोटी लोमड़ी। आदर्श आशरुया से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। अगर आशरुया ने उसे फंसाने की कोशिश नहीं की होती तो वह इतना आक्रामक नहीं होता। अगर आशरुया पहले चीनी टीम को चुनना चाहती तो वह उसकी टीम को भी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती। आदर्श के पास कुल 6 एलिमेंट्स थे। जब वह पूरी ताकत से लड़ रहा था तो आशरुया भी उसे हराने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी असाधारण ताकत के बावजूद विनाशकारी स्पेल बस आते रहे। आशरुया ने पहले ही अपनी डोर डिफेंस वस्तुओं का इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि जोरो पूरी लड़ाई के दौरान चुप रहा था। आशरुया को पता था कि वो आदमी चुपके से इस पर खुश हो रहा था। आह! जंगल से दर्द भरी चीख सुनाई दी। आशरुया ने अपने बीच थोड़ी दूरी बनाई और चीख की दिशा में देखा। जब उसने चीनी टीम के डिफेंस मैजिशियन को बाहर होते देखा तो वह मुस्कुराई। हालांकि जब उसने अपनी एक टीम के साथी को भी वेद द्वारा बाहर होते देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। चीनी टीम को पहले अयोग्य घोषित करने की उनकी योजना जादू की तरह काम कर रही थी, क्योंकि वे चीनी टीम के 2 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने में सफल रहे थे, जबकि मैच अभी भी शुरू हुआ था। हालांकि ग्रीक टीम ने भी एक सदस्य खो दिया था और उनका हीलर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। दूसरी ओर इंग्लिश टीम बिल्कुल ठीक थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी हो। आशरुया ने सोचा था कि चीनी टीम इस तरह की प्रतिक्रिया करेगी। उसने आदर्श को घूर कर देखा जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। सभी लोग तुरंत पीछे हट जाए और चीनी टीम पर अटैक करना बंद करे। आशरुया का धैर्य जवाब देकर उसने जल्दी से ग्रीक टीम के सदस्यों को आदेश दिया। ग्रीक टीम के सदस्य बेवकूफ नहीं थे। इस स्तर पर उनकी टीम और चीनी टीम दोनों ही झगड़ते हुए 2 चरवाहों की तरह थी, जबकि इंग्लिश टीम स्पष्ट रूप से जीतने वाले खेल को चलाने वाला भेड़िया था। आशरुया, भागना बंद करो, आओ और अपने डैडी के साथ 300 राउंड और खेलो। आदर्श चिल्लाया जब उसने देखा कि आशरुया दूर भाग रही थी। आशरुया के लिए पागलों से लड़ना जारी रखना नामुमकिन था। अगर वह ऐसा करती तो उनकी टीम निश्चित रूप से मैच हार जाती। आशरुया ने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर उनकी स्थिति का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उनके सब्स्टिट्यूट जल्द ही युद्ध के मैदान में प्रवेश करने वाले थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके नए सब्स्टिट्यूट पर दुश्मन द्वारा घात लगाकर अटैक न किया जाए। मिश्रित लड़ाई में टीमें हर 15 मिनट में होने वाली निश्चित समय अवधि के दौरान ही सदस्यों को सब्स्टिट्यूट कर सकती थी। एक नया सदस्य केवल उस समय के दौरान ही मैच में प्रवेश कर सकता था और चाहे किसी टीम के कितने भी सदस्य बाहर हो गए हो, टीमों को दिए गए समय के बाहर अपने सदस्यों को भेजने की अनुमति नहीं थी, भले ही उनके पास ऐसा करने के लिए अभी भी मौके बचे हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई पूरी टीम
नए खिलाड़ियों को शामिल करने से पहले ही बाहर हो जाती है तो उस टीम को मैच से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार टीमों को अत्यंत सावधान रहना पड़ता था कि नए सदस्यों के आने से पहले वे दुश्मन से पराजित ना हो जाए। किसी टीम के सब्स्टिट्यूट सदस्यों को युद्ध के मैदान में एक निश्चित स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसलिए टीमों को सब्स्टिट्यूट सदस्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, अन्यथा विरोधी टीम अपने साथियों को अकेले होने पर आसानी से बाहर निकाल सकती थी, जिसका अर्थ है कि उनके साथी को बिना किसी कारण के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि ग्रीक टीम ने अपना एक सदस्य खो दिया था, इसलिए वे सब्स्टिट्यूट सदस्य जल्द ही युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगा। यदि इंग्लिश टीम युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट होने के बाद उनके सब्स्टिट्यूट को हटा देती तो ग्रीक टीम बड़ी मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि पलड़ा धीरे धीरे अंग्रेजों की ओर झुक रहा था। ग्रीक टीम खुद को एक मुश्किल स्थिति में नहीं पाना चाहती थी। सच तो यह था कि अगर वे 15 मिनट तक अंग्रेजी टीम के साथ काम करते रहे तो वे चीनी टीम को अयोग्य घोषित कर देंगे। उनके विकल्प के पास फिर से स्थिति बदलने का कोई मौका नहीं था। हालांकि क्या वे फिर भी इंग्लिश टीम के साथ काम करने के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। ग्रीक टीम की हर सदस्य कैलोरीन ने सुझाव दिया, हमें इंग्लिश टीम से कहना चाहिए कि जब तक हम उभर रहे हैं तब तक वे चीनी टीम पर निशाना साधते रहे। कैरोलिन पार्थिन मंदिर की छात्रा थी, जो एक विनाशकारी मैजिशियन थी जिसका फर्स्ट एलिमेंट वनस्पति एलिमेंट था। अशरूया ने जवाब दिया, वे इस पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि वे वर्तमान में लाभप्रद स्थिति में है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अशरूया ने सोचा था। चूंकि ग्रीक टीम ने चीनी टीम पर अटैक करना बंद कर दिया था, इसलिए इंग्लिश टीम ने भी चीनी टीम पर दबाव बनाना बंद कर दिया था। उन्हें सावधान भी रहना था। अगर वे चीनी टीम पर बहुत ज्यादा दबाव डालते तो चीनी टीम उन पर निशाना साध सकती थी, जिसका मतलब था कि वे अपना फायदा खो रहे थे। इस गति से उन्हें बस धीमे और स्थिर रहने की जरूरत थी। वर्तमान में उनके पास जो बढ़त थी उससे वे आसानी से जीत हासिल कर सकते थे। उन्हें वास्तव में ग्रीक टीम को कमजोर करने के लिए चीन को धन्यवाद देना चाहिए। वे चीनी हमसे लड़ने पर क्यों अड़े हुए हैं? कैरोलिन ने चिंता से शिकायत की। अंग्रेजी टीम भी चीनी टीम के खिलाफ आसानी से नहीं खेल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि चीनी टीम उनकी टीम के प्रति बहुत बड़ी दुश्मनी रखती थी। वे केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे एक साथ दोनों टीमों से लड़ने की कोशिश करते हैं या सिर्फ अब बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी और अब उनके पास मैच में कोई मौका नहीं बचेगा। हालांकि अगर वे केवल हम में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तो हमारे और इंग्लिश टीम के बीच गठबंधन निश्चित रूप से टूट जाएगा, जिससे वे उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे जिससे वे थे, अशरूया ने समझाया। अशरूया आदर्श की रणनीति से काफी प्रभावित थी। वह पहले चीनी टीम को अयोग्य ठहराने की योजना बना रही थी ताकि अपना बदला ले सके। चीनी टीम के बाहर होने के बाद ग्रीक टीम का सामना इंग्लिश टीम से होगा। ताकत के मामले में उसे पूरा विश्वास था कि वो अकेले ही जोरों का मुकाबला कर सकती है। हालांकि पागल कुत्ते आदर्श ने उनकी योजना को बाधित कर दिया, जिससे ग्रीक टीम प्रतिकूल स्थिति में आ गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी चीनी टीम पर अटैक करेंगे या हमें अंग्रेजी टीम पर अटैक करना चाहिए? कैरोलिन ने पूछा। अशरूया ने कहा, चलो अंग्रेजी टीम की जांच करते हैं। चीनी टीम के बारे में क्या? अशरूया ने अपने होंठ काटे और जवाब दिया, उन्हें रहने दो। जब सब्स्टिट्यूट सदस्यों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आया तो तीनों टीमों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि सिर्फ चीन और ग्रीस ही विकल्प सदस्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में इंग्लिश टीम अपनी टीम से अलग हुए किसी विकल्प सदस्यों की तलाश में थी। दुर्भाग्य से वे किस्मत के साथ नहीं थे और उन्हें कोई भी मुफ्त विकल्प नहीं मिला। इस बीच नंदिनी और मेघना सफलतापूर्वक टीम में मिल गई। मेघना को जब पता चला कि टीम के शेष 3 सदस्य घायल हो गए हैं तो वह उदास हो गई। वह जानती थी कि उनकी टीम निश्चित मिश्रित मुकाबले में संघर्ष करेगी। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। ऐसा लगा कि उनकी टीम मुकाबले के केवल 15 मिनट बाद ही मैच हारने की कगार पर थी।
हमारी हालत बेहद खराब है। हम अभी भी नहीं बता सकते थे कि हम कितने समय तक टिक पाएंगे। वेद जमीन पर बैठा था। मेघना उसकी चोटों का इलाज कर रही थी। मेघना कोई सच्ची चिकित्सक नहीं थी। वह केवल वेद की को उसकी चोटों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए कुछ बेसिक उपचार दे रही थी। नंदिनी भी आदर्श की चोटों का निरीक्षण कर रही थी। आदर्श की हालत बेहद खराब थी। जोरो और आशुरिया दोनों ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। यह प्रभावशाली था कि आदर्श मैच में बने रहने में कामयाब रहा, जबकि उसे एक ही समय में उन दोनों का सामना करना पड़ा था। सौभाग्य से आदर्श आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। जब तक उसकी चोटें खराब नहीं हो गई तब तक वह लड़ने में सक्षम था। हमें क्या करना चाहिए? वे टीम के साथ रणनीति पर चर्चा करने ही वाला था कि मेघना ने अचानक उसे चुप रहने का इशारा किया। सभी ने तुरंत अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लिया। मेघना ने अपनी आवाज अपने साथियों के कानों में पहुंचाई। मैंने अभी अभी ग्रीक टीम के सब्स्टिट्यूट सदस्य का पता लगाया है। वह हमारे बेहद करीब है। सबकी आंखें तुरंत चमक उठी। चलो बस उसे बाहर निकालते हैं। आदर्श सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ग्रीक टीम ने उनके साथ जो किया उसके बाद बाकी लोग बेहद नाराज थे। उन्होंने तुरंत अपनी नफरत उस नए सदस्य पर निकाली जो ग्रीक टीम से अभी तक जुड़ा नहीं था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।